सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सुभाष नीरव जी द्वारा रचित कहानी आखिरी पड़ाव का दुख। न जाने रात का क्या बजा होगा, आंखों से नींद उड़ी है और दिल से चैन गायब। कभी बिस्तर पर उठकर बैठ जाती हूँ तो कभी लेट जाती हूँ, कभी वाहे गुरु का पाठ करने लगती हूँ। गुरमीत और हरजीत की कल वाली बातें मेरे कानों में अभी भी गूंज रही हैं। मुझ बूढ़ी का कलेजा चाक हुआ पड़ा है तब से। हायो रब्बा, उम्र के आखिरी दिनों के लिए ये कैसा दुख बचा कर रखा था तूने। छाती पर अचानक आ पड़े पहाड़ जैसे दुख को तो भरी जवानी में झेल गई थी, जब बच्चों का बापू मेरे सर का साईं एक सड़क हादसे में चल बसा था। पीछे रह गई थी मैं अकेली अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के संग, बेसहारा। शुक्र था कि वह एक कमरा और एक रसोई डालकर सिर छिपाने का इंतजाम कर गया था। मैंने कैसे अपने आंचल में इन बच्चों को संभाल कर रखा, यह मैं ही जानती हूँ या मेरा रब। लोगों के घर जाकर बर्तन मांजने पड़े तो मांजे, कपड़े धोने पड़े तो धोए, खेतों में मजदूरी करनी पड़ी तो की, गोबर कूड़ा उठाना पड़ा तो वो भी उठाया, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। खुद कम खाकर बच्चों को भर पेट खिलाती रही। मेरे 2 बेटे, मेरी 2 आंखें थीं, 2 हाथ थे, 2 पैर थे। इनके लिए जो कुछ कर सकती थी मैंने किया। इन्हें पढ़ाया लिखाया। मेहर हुई परमात्मा तेरी कि गुरमीत पढ़ लिख कर एक स्कूल में टीचर लग गया और छोटा बेटा हरजीत 10वीं पास करके एक एजेंट के जरिए यूके चला गया। हरजीत से मैंने जो उम्मीदें लगाई थी सो लगाई थी, पर गुरमीत को अपने छोटे भाई से कुछ अधिक ही उम्मीदें थी। उसने इधर उधर से कर्जा पकड़कर एजेंट की जेबें भरी थी और हरजीत को हवाई जहाज पर चढ़ाया था। गांव के कई लड़के विदेश जा चुके थे। उनके घरों में अपटोर थी। कच्चे मकान कोठियों में बदल गए थे। घर वाले मारुतियों में घूमते फिरते हैं, पर हरजीत, उसने तो वहां जाकर पीछे की सुध ही नहीं ली। उसने वहीं विवाह करवा लिया। कहता था विलायत में पक्का होने के लिए वहां की लड़की से शादी करना जरूरी था। शुरू में वह पैसे भेजता रहता था बड़े भाई गुरमीत को, फिर उसने पैसे भेजने बंद कर दिए। गुरमीत के खतों का जवाब भी नहीं दिया उसने। गुरमीत निकलते घुसते कुड़ता, गालियां निकालता। हरामखोर, वहां जाकर मैम की गोद में जा बैठा। कोई फिक्र है उसे मेरे सिर से कर्जा उतारने की? ब्याज तो हनुमान की पूंछ से बढ़ता ही जाता है। फिर एक दिन हरजीत चुपचाप बगैर बताए इंडिया आ गया। पूरे 5 बरस बाद वह लौटा था, वह भी अकेला। हरजीत आया था तो मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 5 बरस बाद जो उसकी सूरत देखने को मिली थी, उसे बार बार छाती से लगाकर उसका माथा चूमती रही। रे हरजीते, तूने तो वहां जाकर मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। तुझे मेरी याद नहीं आई रे कभी? और तू अकेला क्यों आया है? बहू को भी साथ ले आता। आंखें बंद होने से पहले मैं भी तो देख लेती अपनी बहू को, कैसी दिखती है। गुरमीत और उसकी घरवाली ने हरजीत को खूब खरी खोटी सुनाई थी, उलाहने भी दिए थे। गुरमीत अपने सिर पर चढ़े कर्जे और बढ़ते ब्याज का रोना रोता रहा था। वे दोनों हरजीत पर सारे समय यही जोर डालते रहे कि अब आया है तो ऊपर 2 कमरे डलवा कर जाए। लेकिन हरजीत सिर्फ कोठे पर अंग्रेजी बाथरूम बनवा कर और नीचे मकान का फर्श पक्का करवा कर लौट गया था, यह कहकर कि जल्दी ही गुरमीत को पैसे भेजेगा ऊपर कमरे डलवाने के लिए। उन दिनों जितने दिन हरजीत रहा मेरी पूछताछ होती रही। उसके लौट जाने के बाद फिर पहले जैसा हाल हो गया था। जब तक हाथ पैर चलते थे मैं टिककर नहीं बैठती थी। हर वक्त कुछ ना कुछ काम मेरे हाथ में होता था। घर की साफ सफाई करती, झाड़ू बुहारी करती, 2 वक्त का खाना बनाती, बर्तन मांज देती, कपड़े धोकर कोठे पर डालाती। बहू प्रीतो के सिर में बैठकर तेल घस देती, तब प्रीतो भी मुझसे खुश रहती थी। माँ जी करती घूमती थी। लेकिन देह तो देह है, उम्र के साथ साथ थकने लगती है। सारी बीमारियां इस पर हमला करने लगती हैं। मेरी देह ने भी धीरे धीरे मेरा साथ देना बंद कर दिया। घुटनों में दर्द रहने लगा, देह बिस्तर मांगने लगी। मैं इस छोटे से कमरे में सिमट कर रह गई। वैसे कमरा क्या है, एक छोटा सा स्टोर है
जिसमें एक पुरानी चारपाई पर मेरा बिस्तर लगा है। बिस्तर के सिरहाने की ओर थोड़ी सी जगह है जहां लकड़ी के एक टूटे हुए मेज को ईंटों के सहारे खड़ा करके उस पर छोटा मोटा सामान रखा हुआ है। मेरी दवाई की शीशियां हैं, कांच की चिमनी वाला एक पुराना लैंप है, एक छोटी सी संदूकची है जिसमें मेरे कपड़े हैं और इसी पर एक तरफ बच्चों के बापू का फोटो रखा है। बाईं दीवार से सटी हुई है मेरी चारपाई और उसके ऊपर है पीली रोशनी फेंकता हुआ बल्ब। दाईं तरफ थोड़ी सी जगह आने जाने के लिए बची हुई है। इसी ओर सिरहाने की तरफ एक स्टूल पर पानी का जग, एक गिलास, एक चम्मच और एक कटोरी रखी है। दीवारों में ना कोई खिड़की है ना रोशनदान, बस एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। कड़ाके की ठंड में भी मैं इसे बंद नहीं करती। दरवाजा बंद होने पर मेरी सांस घुटने लगती है। इसमें पुरानी मोटी चादर का एक पर्दा हमेशा लटका रहता है, जिसके कारण बाहर आने जाने वाले व्यक्ति को अंदर बिस्तर पर पड़ी मैं दिखाई नहीं देती। इस कमरे के साथ ही ऊपर कोठे पर जाने के लिए जीना बना है। जीने के नीचे छोटा सा शौच गुसल खाना है और पानी की एक टोंटी लगी है। इसे अब मैं ही इस्तेमाल करती हूँ। घर के बाकी सदस्यों के लिए कोठे पर अंग्रेजी स्टाइल में बड़ा सा बाथरूम है। जीने से आगे एक बड़ा कमरा है और एक रसोई। गुरमीत, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे इसी में रहते हैं। घर में घुसते निकलते हर आदमी को मेरे कमरे के आगे से ही होकर जाना पड़ता है। कुछ बरस पहले तक जब मेरी तबीयत ठीक हुआ करती थी, मैं कमरे से बाहर निकलकर छोटे से आंगन में बैठ जाया करती थी। कभी घर से बाहर निकलकर गली में भी चली जाती थी। पर जब से बिस्तर पर पड़ी हूँ और घुटनों में दर्द रहने लगा है, बिस्तर मुझे छोड़ता ही नहीं और मैं बिस्तर को नहीं छोड़ती। बस तभी उठती हूँ जब मुझे हल्का होना होता है। अपने बिस्तर पर पड़ी छत को निहारती रहती हूँ या फिर दीवारों को, या फिर वाहेगुरु का जाप करती रहती हूँ। पहले मैं अक्सर अपने आप से बातें करती रहती थी, या कह लो दीवारों के संग बातें किया करती थी। सुना है दीवारों के भी कान होते हैं, वे सुन सकती हैं, पर दीवारों के मुंह नहीं होते, वे बातें नहीं करती। अब मेरे कमरे में कोई नहीं घुसता, कोई मेरा हालचाल नहीं पूछता, न बेटा और न बहू। बिंदर और जिंदर, गुरमीत के दोनों बेटे, कभी कभार पर्दा उठाकर मेरे कमरे में आ घुसते थे। मेरे बिस्तर पर बैठकर खेला भी करते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं बच्चों के संग बातें करके खुश हुआ करती थी। मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता था। लेकिन जब से मैं बीमार पड़ी हूँ, बच्चों ने भी मेरे पास आना बंद कर दिया है। शायद बहू ने ही रोक दिया हो। पहले गुरमीत दफ्तर जाते समय और दफ्तर से लौटते वक्त मेरे पास घड़ी भर के लिए जरूर बैठा करता था। मेरा हालचाल पूछता था, दवाई के बारे में पूछता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने भी हालचाल पूछना, मेरे पास बैठना बंद कर दिया है। छुट्टी वाले दिन एक दो बार अवश्य पर्दा उठाकर झांक लेता है, पर अब कोई मेरी बात कोई नहीं पूछता। एक गूंठ में पड़ी हूँ आलतू फालतू सामान सी। वाहेगुरु, पालनहार, कृपा कर बुढ़ापे में नरक ना दिखा। कई दिनों से मेरी दवा खत्म हुई पड़ी है। कोई इधर झांके तो उससे कहूं, इन्होंने तो मुझे बिल्कुल ही छिनक दिया है जैसे। अरे निर्मोहियों, कभी पर्दा उठाकर मुझ करमजली को भी एक नजर देख लिया करो, जीती हूं कि मरी। कभी कभी सोचती हूँ कि क्यों कलपती हूँ मैं। जो किस्मत में लिखा है वो तो भोगना ही है। ये क्या कम है कि 2 वक्त की रोटी मिल रही है, घर से बाहर तो नहीं फेंक रखा। परमात्मा का शुक्र मना कि बहू पर्दे के नीचे से खाने की थाली सरका जाती है, बर्तन उठाकर ले जाती है। क्या हुआ जो कभी पास बैठकर या घड़ी भर खड़े होकर बात नहीं करती। इधर मैं भी न जाने क्या क्या बातें दिल में लिए बैठी रहती हूँ उससे साझा करने के लिए, पर वो है कि मौका ही नहीं देती। पहले मैं बिस्तर पर पड़े पड़े बहू या बच्चों को हाँक लगाती रहती थी, कभी पानी के लिए तो कभी रोटी के लिए, कभी दवा के लिए या फिर टट्टी पेशाब जाने के लिए। आवाज लगाते लगाते मेरा गला सूख जाता, पर कोई नहीं झांकता था मेरी ओर। हार कर मैंने ही हांकें लगानी बंद कर दी। खुद सोटी उठाकर घुटने पर हाथ रखकर उठती हूँ, नलके पर से पानी लेती हूँ या फिर हल्का हो आती हूँ। अब तो मुझे आदत सी पड़ गई है। वाहेगुरु, तू ही बख्शनहार। दाईं तरफ की दीवार पर एक कैलेंडर टंगा है गुरु नानक देव जी का। जब भी कैलेंडर की ओर देखती हूँ मुझे लगता है बाबा नानक मेरी तरफ ही देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं।
मैं वाहेगुरु वाहेगुरु करते हुए अरदास करती हूँ, हे सच्चे पातशाह, बुढ़ापे में और दुख न दिखा, अपने पास बुला ले, अब बर्दाश्त नहीं होता। कभी मेज पर रखी गुरमीत हरजीत के बापू की फोटो को निहारने लगती हूँ, उससे बातें करने लगती हूँ। देख रहा है ना तू, तेरे जाने के बाद मेरी क्या दुर्गत हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से घर में चहल पहल सी है। गुरमीत भी मेरा हालचाल पूछने आने लगा है। कभी कभी बच्चे भी आकर झांक जाते हैं। मेरी दवा भी आ गई है। मैं हैरान हूँ। फिर पता चलता है कि हरजीत इंग्लैंड से आ रहा है बहू और बच्चों के संग 15 दिन के लिए। यह खबर सुनकर मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो, रब ने आंखें बंद होने से पहले हरजीत और उसके बच्चों को देखने का सुख तो बख्शा। हरजीत आया तो घर में रौनक सी हो गई। हरजीत की पत्नी पूरी मैम है। उसके बच्चे बहुत सुंदर हैं, गोल मटोल से गोरे चिट्टे। वे भी गुरजीत के बच्चों के संग पर्दा उठा उठाकर मेरे कमरे में जब तब झांकते रहते हैं। हरजीत की पत्नी ने 2-3 बार मेरे कमरे में आकर मेरे संग बातें की हैं। अंग्रेजी में न जाने क्या क्या गिटपिट करती रही। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। बीच बीच में पंजाबी हिंदी के 1-2 शब्द जरूर मेरे कान में पड़े, पर उसका मेरे संग बात करना मुझे अच्छा लगा। मेरा मन किया कि वह मेरे पास ही बैठी रहे। पिछले कुछ दिनों से मुँह पेशाब बहुत आ रहा है। रात को 2-3 बार मुझे उठना पड़ता है। घुटनों के दर्द के कारण जान निकल जाती है मेरी। मन करता है कि कमरे के बाहर वाली नाली पर ही बैठ जाऊं, पर बहू की झिड़की के डर से नहीं बैठती। एक बार बैठी थी तो अगली सुबह बहू ने नाक मुंह को दुपट्टे से ढककर मेरी वह आरती उतारी थी कि मैं तौबा तौबा कर उठी थी। परसों रात जब मैं पेशाब के लिए बाहर निकली तो गुरमीत के कमरे से झगड़ने की आवाजें आ रही थी। गुरमीत और उसकी घरवाली तेज आवाज में हरजीत से झगड़ रहे थे। मैं हल्का होकर गुरमीत के कमरे की ओर बढ़ी। मन में आया दरवाजा खुलवाकर उनसे कहूं, पुत्र क्यों झगड़ते हो आपस में? जो बात करनी है आराम से बैठकर करो। इतनी रात गए ऊंची आवाज में झगड़ रहे हो, पड़ोसी भी क्या सोचते होंगे। फिर न जाने क्या सोचकर कमरे के बाहर ही खड़ी रही, सोटी के सहारे। भीतर की आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तू तो अच्छा गया यहाँ से, जाते वक्त तो कहता था पैसा भेजूंगा ऊपर 2 कमरे डलवाने के लिए। प्रीतो, गुरमीत की घरवाली, हरजीत को ताना मार रही थी। हाँ, नहीं भेज सका, मेरा भी अब परिवार है, बहुत महंगाई है वहाँ, गुजारा ही मुश्किल से होता है, हरजीत की आवाज थी। और जो मैंने लाखों का कर्जा उठाकर तुझे बाहर भेजा, तो क्या इसीलिए भेजा था कि तू वहां जाकर मौजें करे और इधर मैं तेरा कर्जा उतारता फिरूं? मेरा परिवार, मेरे बच्चे नहीं है क्या? गुरमीत बहुत गुस्से में लग रहा था। उतार दूंगा सारा कर्जा, पर धीरे धीरे। इतने साल हो गए तुझे वहां गए, क्या किया तूने? गांव के दूसरे घरों के लड़के भी तो बाहर गए हैं। 2-4 साल में गांव में हवेली डाल ली उनके घर वालों ने। घर वाले भी बारी बारी से हवाई जहाज पर चढ़कर विदेश घूम आए हैं। एक तू है, पहले तो 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाई, 5 साल बाद आया भी तो बस बाथरूम बनवा कर और फर्श डलवा कर चलता बना। फिर 4 साल गचका मार गया, न पैसा भेजा न किसी चिट्ठी का जवाब दिया। गुरमीत लगातार बोले जा रहा था। तुम लोगों को तो मेरे पौंड ही नजर आते हैं। अरे 1-1 पाउंड के लिए कैसे देह तोड़ मेहनत करके मुझे वहां दिन रात एक करनी पड़ती है, यह मैं जानता हूं। तुम यहाँ बैठे क्या जानो? तो शादी करने की क्या जल्दी पड़ी थी? कुछ पैसा ऐसा कमा लेता, इधर का कर्जा उतार लेता, फिर कर लेता शादी, बसा लेता परिवार अपना। भाजी, शादी नहीं करता तो वहां ठहर नहीं सकता था। शादी की है तो पक्का हुआ हूं। पक्का होने के लिए यहाँ से ब्याहे गए आदमी भी वहां जाकर शादियां करवाते हैं, नहीं तो। हरजीत सफाई दे रहा था। पर मैं तो कर्जे के ब्याज से मरा पड़ा हूं। मूल तो ज्यों का त्यों छाती पर पहाड़ सा पड़ा है। मेरी जान आफत में आई पड़ी है। कर्जा देने वाले ताने मारते हैं, कहते हैं अब तो तेरा भाई विदेश में कमा रहा है, अब कैसी कमी तुझे पैसों की। देख भाई, तू मेरे सर से ये कर्जा उतार, ताकि मैं भी 2 सांसें सुख की ले सकूं। गुरमीत की आवाज रोनी सी हो उठी थी। हिसाब से देखो तो इस मकान में मेरा भी हिस्सा है, समझ लो मैंने वह छोड़ दिया। हरजीत का स्वर भी तेज हो उठा। ओए, हिस्सा तो कल लेता हो तो आज ले ले। गुरमीत की आवाज तेज हो उठी। चला है हिस्सा मांगने? अरे मैं कर्जा उठाकर तुझे ना भेजता तो देखता कैसे जाता तू बाहर। मैं यहाँ जो इतने सालों से माँ को रखे हूँ, उस पर तेरा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं?
ले जा उसे अपने संग और मेरा कर्जा उतार दे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। माँ को कैसे ले जा सकता हूँ? हरजीत का स्वर धीमा हो आया था। माँ वहाँ नहीं रह पाएगी, वह यहीं ठीक है। मैं उसकी देखभाल के लिए पैसे भेज दिया करूँगा। पैसे भेज दूंगा, ये तूने अच्छी कही। अरे कर्जे के पैसे तो उतारे नहीं जा रहे तेरे से, माँ की देखभाल के लिए तू पैसे भेजेगा? गुरमीत जैसे अंदर से भरा बैठा था। मेरे से और अधिक वहां खड़े रहना कठिन हो गया, तो मैं चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई थी। रात देर गए तक दोनों भाइयों के लड़ने की आवाजें आती रही थी। कल दोपहर हरजीत मेरे पास काफी देर तक बैठकर बातें करता रहा। हरजीत ने जो कुछ मुझसे कहा वह सुनकर मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। हाय रब्बा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई? वाहिगुरु, तू ये कैसा बदला ले रहा है मुझसे? जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी जिंदगी गला दी, उफ तक नहीं की, वही यह सब सोचे बैठे। शाम को गुरमीत भी आकर हरजीत वाली बात मुझे समझाने की कोशिश करता रहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरा तो कलेजा चाक हुआ पड़ा था। आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। दुख देने अपनी माँ को ही बोझ समझने लगे। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं अंदर ही अंदर गिड़गिड़ा रही थी। पुत्र, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। जब तक 2 सांसें बची हुई हैं, मुझे इसी कमरे में अपने पास रहने दो। मुझ बूढ़ी को इस आखिरी वक्त में क्यों अपनी आंखों से ओझल करते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहीं रहने दो, परमात्मा के वास्ते। वाहिगुरु तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों को लंबी उम्र दे। हे सच्चे पातशाह, इस आखिरी वक्त में ये नरक ना दिखा। मैं मन ही मन अरदास करती हूँ। बिस्तर पर पड़ी पड़ी मैं करवटें बदल रही हूँ। निगोड़ी नींद को क्या हो गया है, जाने क्यों रूठी बैठी है। वह भी क्या करे? जब दिल में हाहाकार मचा हो तो वह कैसे पास फटक सकती है? मेरे पेट जाए ये गुरमीत और हरजीत इतने निर्मोही कैसे हो गए? उम्र के इस आखिरी पड़ाव में यह दुख भी देखने को मिलेगा, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी आंखों के आगे गुरमीत और हरजीत के बचपन के दिन आ खड़े होते हैं। उनके बचपन की एक घटना स्मरण हो आती है। गुरमीत और हरजीत दोनों ने नंबरदारों के लड़के को पीट दिया था। नंबरदारनी उलाहना लेकर आई थी मेरे पास। वह उछल उछल कर पड़ रही थी। कहती थी, तेरे बेटों की हिम्मत कैसे हुई हमारे लड़के को हाथ लगाने की? अगर फिर कभी हाथ लगाया ना तो इनके हाथ पैर तोड़ देंगे। नंबरदारनी जब खूब अवा तबा बोलकर चली गई तो मैंने दोनों बेटों की खबर ली थी। आंखों में आंसू भरकर उन दोनों को खूब डांटा था। अरे तुमने क्यों इन नंबरदारों के लड़के से पंगा लिया? मुझे गांव में रहने देना है कि नहीं? इस पर गुरमीत ने कहा था, माँ, कोई मुझे कुछ कह ले, बापू को कुछ कह ले, पर तुझे कोई कुछ कहे ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वह नंबरदारों का बेटा ही क्यों ना हो। हरजीत भी आगे बोला था, माँ, वह हमें माँ की गाली देता था, हम कैसे चुप रहते? कोई तुझे गाली निकाले, हम उसका मुंह तोड़ देंगे। अपने बेटों की बात सुनकर मेरी छाती चौड़ी हो गई थी। यही गुरमीत कहा करता था, माँ, तू फिक्र ना कर, मुझे बड़ा हो लेने दे, फिर तुझे कभी कोई काम नहीं करने दूंगा। बस तू बिस्तर पर बैठकर हुक्म किया करना, मैं तेरा हुक्म बजाया करूंगा। आज बिस्तर पर पड़ी मैं वही माँ हूं, पर बेटे वे नहीं रहे। आज मैं इनके लिए बोझ बन गई हूँ। सारी उम्र में यही कोशिश करती रही कि मेरे बच्चे सुखी रहें। सारे दुख अपनी छाती पर झेलती रही कि इन्हें कोई दुख तकलीफ ना हो। माँओं की छातियां होती ही इसीलिए। पहले बच्चों को दूध पिलाती हैं, फिर उनके दुख दर्द अपने ऊपर झेल लेती हैं। मेरी नजरें बाबा नानक के कैलेंडर की ओर उड़ जाती हैं, फिर मेज पर रखी गुरमीत हरजीत के बापू की फोटो पर। मुझे लगता है मानो वे दोनों मुझसे कुछ कह रहे हों। अपने बच्चों के सुख चाहने वाली सुखदेई, अब भी तू बच्चों के सुख के बारे में ही सोच। अगर इन्हें इसी बात में सुख मिलता है तो तू इनके सुख में विघ्न न बन। वे तुझे वृद्धाश्रम ही तो छोड़ने जा रहे हैं, रूढ़ी पर तो फेंकने नहीं जा रहे। बाहर चिड़ियां चहचहाने लगी हैं। शायद भोर का समय हो गया है। वाहिगुरु वाहिगुरु करती मैं घुटनों पर हाथ रखकर खड़ी होती हूँ। संदूकची में से अपने 2 जोड़ी कपड़े निकालती हूँ, उन्हें एक थैले में रखती हूँ। अपनी दवा, गिलास, कटोरी और चम्मच समेटती हूँ। दीवार पर से बाबा नानक का कैलेंडर उतार कर रख लेती हूँ। मेज पर रखे फोटो में गुरमीत हरजीत का बापू हंस रहा है। मुझे यहीं छोड़े जा रही हो सुखदेई?
मेरी आंखें गंगा जमुना हो उठती हैं। मैं मेज पर से फोटो उठाकर उसे दुपट्टे के पल्लू से पोंछते हुए बुदबुदाती हूँ, नहीं तेरा यहाँ क्या काम, तू भी चल मेरे संग। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।